की खबरें छाई रहती हैं और लोग इस संकट से बहुत परेशान हैं। ये वॉर सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है, यह एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को प्रभावित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इस पर लगातार चर्चा हो रही है। ये पूरी दुनिया को असर कर रहा है। आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है और लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। खाने पीने की चीजें कम हो रही हैं, सुपरमार्केट की शेल्फ खाली पड़ी हैं, फूड बैंकों में लंबी लाइनें लग रही हैं और किसान भी इस संकट से जूझ रहे हैं। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस स्टेशन पर बढ़ते दाम के बोर्ड्स देखे जा सकते हैं और तेल की कमी के कारण कारों की लंबी कतारें लग रही हैं। ये वॉर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। युद्ध से प्रभावित शहरों में बम विस्फोट के बाद का मलबा और संकटग्रस्त नागरिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इससे एटम बम के वॉर का भी खतरा पैदा हो सकता है। परमाणु हथियारों के परीक्षण और न्यूक्लियर मिसाइल्स की तैनाती से यह खतरा और भी बढ़ गया है। इसलिए दुनिया के सभी देशों को इस वॉर को रोकने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। शांति बहुत जरूरी है। हमें मिलकर इस संकट का समाधान निकालना होगा ताकि दुनिया में शांति और स्थिरता बनी रहे। सभी देशों को एकजुट होकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। पुतिन की धमकी, दुनिया डर गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस वॉर के शुरुआत में ही एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली थी। यह धमकी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इससे पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया। पुतिन की इस धमकी से दुनिया को समझ आ गया कि यह वॉर कितना खतरनाक हो सकता है। इसने दुनिया को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पुतिन सचमुच एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। डोभाल और वांग यी की मुलाकात, नई शुरुआत। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में एक बहुत जरूरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच बॉर्डर के झगड़े पर बात हुई। यह मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली बड़ी मीटिंग थी। इस मीटिंग से उम्मीद जगी कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर के झगड़े का शांति से हल निकल सकता है। गलवान की यादें और डिसएंगेजमेंट की उम्मीद। गलवान घाटी, जो एक समय शांत और सुंदर थी, अब संघर्ष और बलिदान की गवाह बन चुकी है। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा अचानक हुआ और दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष में बदल गया। इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को गहरा धक्का दिया। इस झगड़े में दोनों देशों के बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे। इन शहीदों की याद में कई स्मारक बनाए गए हैं और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और साथी सैनिकों के लिए यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्थिति को मजबूत किया। यह तनाव कई महीनों तक बना रहा और दोनों देशों के बीच बातचीत की कई कोशिशें की गईं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों ने बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठकों और सैन्य वार्ताओं के माध्यम से दोनों पक्षों ने शांति और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत भी हुई है। इन बैठकों में सीमा पर शांति बनाए रखने और भविष्य में ऐसे संघर्षों से बचने के उपायों पर चर्चा की गई है। दोनों देशों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। इससे उम्मीद है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। सैनिकों की वापसी और सीमा पर शांति की बहाली से दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल होगा और भविष्य में स्थायी शांति की नींव रखी जाएगी। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि दोनों देश मिलकर इसे सफल बनाएंगे।
सेक्शन 5 75% डिसएंगेजमेंट। कैसे हुआ यह मुमकिन? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और चीन के बीच 75% डिसएंगेजमेंट हो चुका है। यह एक बहुत बड़ी बात है। यह डिसएंगेजमेंट दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का नतीजा है। इस डिसएंगेजमेंट में रूस की भी बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। माना जा रहा है कि रूस ने दोनों देशों को बातचीत के लिए राजी कराने में मदद की है। सेक्शन 6 पुतिन का कूटनीति कौशल, शांति की कोशिश। कुछ जानकारों का मानना है कि पुतिन भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट कराकर अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं। वे दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वे शांति चाहते हैं। लेकिन कुछ और जानकारों का मानना है कि पुतिन सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं। वे भारत और चीन को अपने साथ मिलाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों का मुकाबला करना चाहते हैं। सेक्शन 7 ब्रिक्स और एससीओ पुतिन का पावर प्ले। पुतिन का यह कदम क्या दर्शाता है? रूस ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। इन संगठनों में रूस की भागीदारी उसकी वैश्विक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुतिन इन ग्रुप्स को मजबूत बनाकर अमेरिका के नेतृत्व वाले वर्ल्ड सिस्टम को चुनौती देना चाहते हैं। उनका मानना है कि एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में रूस की भूमिका को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए पुतिन ने कई बार इन मंचों पर अपने विचार रखे हैं और अन्य देशों को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इंडिया भी ब्रिक्स और एससीओ का मेंबर है। इन संगठनों में भारत की भागीदारी उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत इन मंचों का उपयोग अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए करता है। इंडिया के लिए इन ग्रुप्स में बैलेंस बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत को एक तरफ रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अपने बढ़ते संबंधों को भी संतुलित करना है। यह संतुलन बनाना भारत के लिए एक जटिल कार्य है। इंडिया न तो रूस को नाराज करना चाहता है और न ही अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब करना चाहता है। इस द्वंद्व में भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखना है और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत और रूस के संबंध कैसे विकसित होते हैं और इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उनकी भूमिका क्या होती है। सेक्शन 8 नाटो वर्सेस वॉर्सा पैक्ट, शीत युद्ध का साया। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और वॉर्सा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान बने दो मिलिट्री ग्रुप थे। नाटो का नेतृत्व अमेरिका करता था, जबकि वार्सा पैक्ट का नेतृत्व सोवियत संघ करता था। शीत युद्ध के बाद वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, लेकिन नाटो आज भी है। रूस नाटो के बढ़ते दायरे को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। सेक्शन 9 इंडिया की गुटनिरपेक्षता, क्या यह बदल रहा है? इंडिया ने हमेशा से गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है। इंडिया किसी भी मिलिट्री ग्रुप में शामिल नहीं होता, लेकिन बदलते हुए वर्ल्ड में इंडिया की इस नीति की आलोचना भी हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया को अब अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। सेक्शन 10 फ्यूचर की चुनौतियां, इंडिया के लिए क्या रास्ता? आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर सोच समझकर फैसले लेने होंगे। इंडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी देश के साथ अपने रिश्ते खराब किए बिना अपने हितों की रक्षा कर सके। इंडिया को एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी अपनानी होगी जो उसके लिए सबसे अच्छी हो।